नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म जगुका जीके हब और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ का वीडियो लेकर, जैसा कि हम प्रतिदिन आपका वीडियो लेते हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत जितना भी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, उसके बाद जो रह गया था वो हम करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो आपको पता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए और पता चल जाए। हम पढ़ रहे थे भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं भारत के भौतिक विभाग, भौतिक विभाजन या भारत के भौतिक विभाग। ठीक है, तो ये हमें एक तो चीजों को ध्यान रखना है। अब भारत के भौतिक विभाग में मैंने आपको करा था कि भारत को हम 5 प्रकार के विभागों में डिवाइड कर सकते हैं, और जो 5 प्रकार के हमारे विभाग थे उसके अंदर हमने लिया था, फर्स्ट जो लिया था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हमने कल कर दिया था, तो उसके आगे हम चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में हमारा जो टॉपिक था वो कल स्टार्ट हुआ था हिमालय। ठीक है, हिमालय के बारे में मैंने आपको लगभग सारी चीजें बताई थी कि हिमालय कैसे बना। हिमालय की, हाँ, सभी जो लोग आए उनका सभी का स्वागत करता हूं, और फटाफट जुड़ जाइए ताकि समय हमारा खराब ना हो। तो आपने देखा होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में आपको चीजें बताई थी। हिमालय किसका अवशेष माना जाता है, या हिमालय के बनने के बाद कौन कौन सी नदियों का उद्गम हिमालय से माना जाता है। इसके साथ साथ और भी चीजें हिमालय के बारे में देखें तो कल आपको हिमालय की श्रेणियां बताई थी कि जब उत्तर में होंगे और उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो हिमालय की जो श्रेणियां होगी उनका क्रम क्या होगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम और दक्षिण से उत्तर का क्रम। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद जब हम आते हैं तो कल आपको बताया था हिमालय का विस्तार एक वृहद चाप के रूप में है। ठीक है, और ये वृहद चाप 2400 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसकी स्टार्टिंग होती है नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में पहले पड़ता था, अब लद्दाख में यानी पीओके के अंतर्गत आएगा, और अंत जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा में होता है। तो यहां तक की चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी, परंतु अभी भी हिमालय थोड़ा अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, और क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा चीजों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। तो उसी क्रम में आपको और भी चीजें मैं बताऊंगा आज यहां पर। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं हिमालय का वर्गीकरण। पर पहले मैं यहां हिमालय का वर्गीकरण करने के लिए नदियों को यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो तो आपको सबको पता है, ऊपर वाला ट्रांस हिमालय हो गया, फिर महान या वृद्ध हिमालय हो गया, फिर मध्य या लघु हिमालय हो गया, और निम्न या शिवालिक हिमालय हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत से लोगों को पता है, परंतु नदियों के आधार वाला डिस्ट्रीब्यूशन हाल ही के कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है, तो वो आपको मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, तो मैं हिमालय का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसको ही हम सीधे यहां पर लिखकर करेंगे। और हिमालय का वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं, नदियों के आधार पर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। और ये जो हिमालय का वर्गीकरण कर रहा हूं ये किस आधार पे कर रहा हूं, नदियों के आधार पर। हिमालय का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, और जो हिमालय का वर्गीकरण कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं, नदियों के आधार पर। यानी कौन सी नदी से कौन सी नदी के बीच के हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के मैप में भी आपको बताऊंगा, पर पहले एक बार यहां समझ लो, दोनों तरह से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज आपकी सबकी जो भी जुड़े हुए हैं और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर इस तरह से मैं नदी बना देता हूं। ये इस तरह से नदी आ रही है, ये एक नदी हो गई आपकी जो तिब्बत से आ रही है। ठीक है, बहुत ही फेमस नदी है, आप सबने इस नदी का नाम सुना हुआ है। कौन सी नदी हो गई, सिंधु नदी, इंडस रिवर या सिंधु नदी के नाम से इसको हम जानते हैं। इसी तरह एक दूसरी नदी और है, और ये नदी भी कहां से आ रही है, ये नदी भी आपकी आ रही है तिब्बत से आ रही है। तिब्बत से आने वाली ही नदी है, भारत में हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, और हमारे राजस्थान के संदर्भ में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राजस्थान में एक नहर है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की।
तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो वहां पर फिर ये नदी क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी हो गई, सतलज नदी। तो एक हो गई आपकी सिंधु नदी, दूसरी हो गई सतलज नदी। फिर आगे चलेंगे तो एक नदी निकलती उत्तराखंड नेपाल सीमा के पास से निकलती हुई मानते हैं इस नदी को, ये नदी आपकी हो गई। तीसरी जो नदी है ये नदी है काली नदी। कौन सी नदी हो गई, काली नदी। इसी काली बोल दो, इसी के पास से एक नदी निकलती हुई मानी जाती है महाकाली, जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में लगातार क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। जो मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले कि एक तो आपका लिपुलेख दर्रा हो गया, एक आपका लिम्पियाधुरा हो गया और एक आपका काला पानी हो गया। तो वहां पास से महाकाली नदी, इसको काली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये काली नदी आ रही है। ठीक है, ये काली नदी नेपाल और उत्तराखंड सीमा से आ रही है। मैं एक एक चीज बता दूंगा, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और नदी यहां पर मानेंगे हम। यहां पर ये जो नदी है, इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ये जो नदी है, इस नदी को किस नाम से जानते हैं हम, तीस्ता नदी के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी कहां से निकलती है, आपका सिक्किम के पास से निकलती है। ठीक है, सिक्किम के पास जो जेलेपला दर्रा है उसके पास से तीस्ता नदी का उद्गम माना जाता है। और फिर एक नदी है, ये वापस तिब्बत से होती हुई आती है, ये तिब्बत से आ रही है ये नदी भी, और अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। या तो इस नदी को आप क्या बोल दो, दिहांग। कौन सी नदी हो गई, दिहांग। या फिर इसका बहुत पॉपुलर नाम जो आपका है, ये कौन सी नदी मानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको पता है यहां मैंने आपके सामने 5 नदियां लिखी है और इन नदियों के आधार पर हमें हिमालय का वर्गीकरण करना है, रटना नहीं है। इन सबको मैप से बताऊंगा। जैसे जैसे राज्य आते जाएंगे वैसे वैसे ये नदियां लगातार आपके सामने आती चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदी के मध्य का जो हिमालय है, इस हिमालय को बोलते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी नाम लिख सकते हो, कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो पंजाब हिमालय। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 560 किलोमीटर। पहले आप एक बार डायग्राम देख लो, फिर मैं इसको मैप से बता दूंगा, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए आगे सतलज नदी और काली नदी। तो जब सतलज और काली नदी के बीच में जाते हैं, यहां पर जाते हैं, तो यहां पर जो हमारा सतलज और काली के बीच का जो हिमालय माना जाता है, ठीक है, यह माना जाता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं क्षेत्र यहां पर है, इसलिए इस हिमालय को क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये मानी जाती है 320 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी मानी जाती है, 320 किलोमीटर मानी जाती है। इसी प्रकार जब काली और तीस्ता नदी के बीच में चलते हैं, तो काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है, इस हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय। इस हिमालय को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ लगभग है 800 किलोमीटर। सबसे बड़ा यही माना जाता है, लंबाई में सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है, नेपाल हिमालय। और जब तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को कंसीडर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय। और असम हिमालय की जो लेंथ मानी जाती है वो मानी जाती है 720 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको हिमालय का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय क्या माना जाता है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिंधु सतलज के बीच का हिमालय क्या माना जाता है, सतलज और काली के बीच का हिमालय क्या माना जाता है, काली और तीस्ता के बीच का हिमालय क्या माना जाता है, और तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो या कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बात ध्यान रखने योग्य यहां पर है। अब इनके नाम यही क्यों रखे मैंने, देखो ये लेंथ जो है 560 किलोमीटर हो गई, 320 किलोमीटर हो गई, 800 किलोमीटर हो गई और 720 किलोमीटर हो गई। ये लेंथ तो आपको याद रखनी पड़ेगी। कल मैंने आपको बताया था कि हिमालय की जो लेंथ है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर है।
हिमालय की जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। तो लेंथ हिमालय की 2400 किलोमीटर होने के कारण अगर हम इसको ढंग से देखते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले कि वो 2400 किलोमीटर कैसे डिवाइड है। तो जब आप इनको भी जोड़ते हो 560, 320, 800 और 720, तब भी हिमालय की जो लेंथ आती है लगभग कितनी आती है, 2400 किलोमीटर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। अब आपको मैं इसको भारत के मैप से पहले ये चीजें क्या कर देता हूं, इसको समझा देता हूं, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भारत के मैप पे एक बार चलते हैं अपन, इंडिया के मैप पे चलेंगे तो उसको भी क्लियर करते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले क्या ध्यान आपको रखना है कि भारत में हम इसको किस किस तरह से करें, भारत में किस तरह से हम इसको करें, तो वो थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि दिक्कत आपको नहीं आए। देखिए अब यहां पर समझना, ये मैं आपको इंडिया का मैप कई बार बता चुका हूं, ठीक है। अब कई बार आपको इंडिया का मैप बताया है तो यहां आपको दो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखनी है, देखो एक बार ध्यान से आप एक बार इसको, आपको मैंने अलग अलग हिमालय बताए थे कि जो आपको अलग अलग हिमालय है वो किस हिसाब से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले पहली नदी मैंने आपको कौन सी लिखवाई थी, मैं इस तरह कर लेता हूं बोर्ड पे। पहली नदी आपको कौन सी लिखवाई थी, सिंधु नदी लिखवाई थी, ठीक है। जब यहां पर देखेंगे तो आपको पता है ये पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है, तिब्बत, यहां भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं पूरा का पूरा क्षेत्र तिब्बत है, क्योंकि तिब्बत पे चीन ने कंट्रोल कर रखा है। और कल वापस भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प की घटना हुई है, तो वापस से सीमा पर जो चीन सीमा है या इसको तिब्बत सीमा कहेंगे, वहां पर लगातार तनाव बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए यहां तिब्बत से एक नदी आती है, यहां इस तरह ये नदी होती हुई और इस तरह गुजरती है, ये वाली नदी गुजर रही है। देखो ध्यान से अगर चीजों को समझोगे तो पूरी की पूरी चीजें क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो ये नदी आपकी कौन सी हो गई, सिंधु नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई। और सिंधु नदी कहां से आ रही है, ये तिब्बत से आ रही है। अभी मैं इनके ग्लेशियर्स नहीं बता रहा, क्योंकि जब नदी वाला टॉपिक आएगा तब ग्लेशियर्स पढ़ेंगे। यहां हमारा उद्देश्य नदी समझना नहीं है, यहां हमारा उद्देश्य है हिमालय को समझना, ठीक है। इसके बाद तिब्बत से एक और नदी आती है जो हिमाचल प्रदेश से एंटर करके इस तरह से निकलती है आगे, ठीक है। अच्छा ये दूसरी नदी है, इस नदी को मैंने क्या बोल दिया, सतलज। कौन सी नदी है, सतलज नदी। अब आप देख रहे हो कि जब सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है, इसमें एक तो कश्मीर आ रहा है, चूंकि लद्दाख तो अभी अलग हुआ है। इस लद्दाख वाले क्षेत्र को भी पहले क्या कहते थे हम, जम्मू कश्मीर कहते थे। जो आपका ये लद्दाख वाला क्षेत्र है इसको भी हम क्या कहते थे, पहले जम्मू कश्मीर के नाम से ही तो जानते थे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, ये पूरा कश्मीर है और नीचे ये पंजाब वाला क्षेत्र है। पंजाब 5 नदियों की भूमि, और 5 नदियां, पंच नदी यहां से बहते हैं, जो आपको सब पता है। सिंधु की जो सहायक नदी है, व्यास है, रावी है, सतलज है, झेलम है, चिनाब, वो सारी नदियां यहां से क्या होती है, बहती है। तो इसलिए इस क्षेत्र के बीच का जो हिमालय है, देखो ये वाला पूरा हिमालय है, इसलिए इस हिमालय को क्या हमने नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया पंजाब हिमालय। इस हिमालय को क्या नाम दे दिया, पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसको क्या दे दिया, नाम दे दिया। ये क्लियर हो गया। मैं डायग्राम में बता दूं, ये सिंधु है, ये सतलज है, इसके बीच का हिमालय कौन सा है, कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका नेपाल वाला ये बॉर्डर वाला क्षेत्र है, जहां लगातार क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। आपको अच्छी तरह पता है बॉर्डर वाला क्षेत्र है जहां विवाद चल रहा है नेपाल के साथ। तो यहां से नदी निकल कर आ रही है, ये कौन सी नदी यहां से निकल कर आ रही है, काली नदी। कौन सी नदी है, काली नदी, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहां पर कौन सी नदी थी, सतलज, यहां कौन सी नदी है, काली। इनके बीच ज्यादातर क्षेत्र ये आ रहा है, उत्तराखंड का क्षेत्र आ रहा है। तो उत्तराखंड में जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, पौड़ी गढ़वाल की तरफ जाते हैं, तो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, कुमाऊं क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, कुमाऊं क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए इस वाला जो हिमालय है इसको हमने क्या बोल दिया, कुमाऊं हिमालय के नाम से जान दिया। ये कौन सा हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय। कौन कौन सी नदी का, सतलज और काली के बीच का। ये देखो देहरादून, उत्तराखंड, ये पूरा हिमाचल प्रदेश का भी थोड़ा क्षेत्र आएगा। इसलिए
इस हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। जब थर्ड पॉइंट पे चलेंगे तो ये आपका फिर नेपाल के यहां से तो काली नदी आ रही है। फिर मैंने अभी आपको बताया था सिक्किम में जेलेपला दर्रा जो है, इस जेलेपला दर्रे के पास से कौन सी नदी आती है? जेलेपला दर्रे के पास से, और ये नदी यहां से बहती हुई सीधे कहां जाती है? अपनी पूर्व दिशा में जाती है। इस तरह से जेलेपला दर्रे से एक नदी निकल रही है। इस नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहां से निकली है? सिक्किम। सिक्किम में जो दर्रा है, एक तो सबसे फेमस दर्रा है नाथुला। सबसे जो फेमस दर्रा है वो कौन सा माना जाता है? नाथुला माना जाता है। ठीक है, नाथुला माना जाता है दर्रा। अच्छा, नाथुला दर्रा माना जाता है, तो नाथुला के पास से एक और दर्रा है जिसको बोलते हैं जेलेपला, और जेलेपला दर्रे में से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। तो देखो ये वाला आपका पूरा क्षेत्र, ये काली नदी हो गई, ये तीस्ता नदी हो गई, इनके बीच कौन सा देश आ रहा है? इस तरह से हिमालय का जो भाग है वो कौन से देश के अंतर्गत आ रहा है? ये नेपाल के अंतर्गत आ रहा है। इसलिए इस हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। जो ये हमारा हिमालय हो गया, इस हिमालय को हम क्या बोलेंगे? नेपाल हिमालय कहेंगे। ठीक है, यहां तक एक चीजें क्या हो गई? क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको पता है यापिस तिब्बत से एक नदी आ रही है जो अरुणाचल और असम में होती हुई निकल रही है। इस नदी को हम वैसे एक भारत में एक तो दिहांग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दिहांग भी बोल दो, या चाहो तो इसे क्या बोल दो आप? ब्रह्मपुत्र कह दो, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखो यहां दिख रहा है आपको, ये तीस्ता नदी है, ये दिहांग नदी, और इनके बीच जो सबसे मुख्य राज्य है वो कौन सा? असम। इसलिए इसके बीच के हिमालय को हम क्या कहते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आपको केवल डायग्राम से नहीं रखना, आपको एक तो नदियों के उद्गम पता होने चाहिए। नदियों के उद्गम के साथ साथ आपको ये भी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी नदियों के बीच में कौन सा हिमालय, ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिनके बीच आपका कौन कौन सा हिमालय पड़ेगा, और वो सारी चीजें वन बाय वन क्लियर होती जाएगी। तो एक बार आपको मैं ये डायग्राम और दिखाता हूं, आपके टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। तो ये नदियों के आधार पर किसका वर्गीकरण माना जाता है? हिमालय का वर्गीकरण माना जाता है। क्लियर है यहां पर चीजें? ठीक है, अच्छा अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि हिमालय पर जो मैंने बताया भी था आपको, प्रमुख जो पर्वत चोटियां हैं वो सभी प्रमुख पर्वत चोटियां कहां मानी जाती है? हिमालय क्षेत्र पर मानी जाती है। तो उससे रिलेटेड जो चीज है वो मैं आपको यहां पर एक बार क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, तो आप ध्यान देखना, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। देखिए हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां, प्रमुख पर्वत चोटी। उससे पहले सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप वाली पर्वत चोटी उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ये आपकी हो गई माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अच्छा माउंट एवरेस्ट कहां पड़ती है? नेपाल में। नेपाल भाई, माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? मैं आपको जितनी भी पर्वत चोटियां डिस्कस कराऊंगा वो सारी हिमालय की ही होगी, पर वो दुनिया की भी टॉप मोस्ट चोटियां हैं, क्योंकि हिमालय का जब उत्थान हुआ था तो बड़ी तीखी चोटियां निकली थी ऊपर की तरफ। इसलिए आज भी दुनिया की लगभग 95% जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो आपको कौन सी पर्वत श्रृंखला पर मिलती है? हिमालय पर ही मिलती है। तो देखिए सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को अन्य कई नाम से जाना जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है इसको अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। एक तो इसको हम कहते हैं चोटी 15, जो इसका तकनीकी नाम हो गया या पर्वतारोही द्वारा दिया गया नाम हो गया। ये कौन सा नाम हो गया इसका? चोटी 15 के नाम से जानी जाती है। दूसरा इसको कहते हैं सागर माथा, सागर माथा कहते हैं। और सागर माथा कहां कहते हैं? इसको नेपाल में कहते हैं। और ये पहले भी मैंने आपको बताया था, पर चूंकि यहां टॉपिक आया तो ध्यान रखना, इसको सागर माथा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। ब्रह्मांड की मतलब एक पूजनीय पर्वत माना जाता है। अगर हम बोलेंगे सागर माथा तो ये एक पूजनीय पर्वत माना जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हम भी कई पर्वत है उनको पूजनीय पर्वत मानते हैं, इसी तरह से पूजनीय पर्वत माना जाता है कौन सा? माउंट एवरेस्ट। इसलिए सागर माथा बोलते हैं नेपाल में, और सागर माथा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ब्रह्मांड की देवी होता है। तीसरे नंबर पर चलेंगे, तीसरे नंबर पर इसको बोलते हैं छोमोलंगमा। तीसरे नंबर पर इसको बोला जाता है छोमोलंगमा। और छोमोलंगमा जो बोलते हैं
ये कहां पे बोलते हैं, सिक्किम, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी नहीं बोल सकते हो, आप इस तरह से लिख लो इसको, क्योंकि सिक्किम भी पठार का ही भाग है भाई, सिक्किम भी तिब्बत के पठार का भाग है, तो आप इस तरह से लिख लो तिब्बत, तिब्बत लिख लो। तिब्बत लिखना ज्यादा उचित होगा। वो उचित क्यों होगा, क्योंकि सिक्किम भी तिब्बत के पठार का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है। तो देखो यहां पर कि छोमोलंगमा के नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसको तिब्बती लोग जो होते हैं, और छोमोलंगमा का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ की देवी। बर्फ की देवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसके मुख्य मुख्य क्या हो गए, नाम हो गए माउंट एवरेस्ट के। अच्छा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो हो गई 8,850 मीटर। पहले इसकी ऊंचाई मानी जाती थी 8,848, वर्तमान में इसकी ऊंचाई मानी जाती है 8,850, और अभी भी इसकी ऊंचाई मापने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। क्यों चल रहा है इसकी ऊंचाई मापने का काम, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, तो हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं उन चोटियों की ऊंचाई भी लगातार कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बढ़ती जा रही है। तो इसकी कुल ऊंचाई हो गई 8,850 मीटर। अब यहां पर देखना आप कि पर्वतारोहियों के मार्गदर्शन करने वाला समुदाय, पर्वतारोही के मार्गदर्शन करने वाला समुदाय, जो पर्वतारोहियों का मार्गदर्शन करता है, उस समुदाय को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये समुदाय जो है ये नेपाल का ही माना जाता है, शेरपा समुदाय। ये नेपाल का ही समुदाय माना जाता है। कौन सा समुदाय माना जाता है, शेरपा समुदाय माना जाता है, ठीक है। और ये जो शेरपा समुदाय है ये मार्गदर्शन करता है। जैसे जब पर्वतारोही जाते हैं तो उनके जो बेस कैंप होते हैं, बेस कैंप नंबर 1, 2, 3, उसके बाद फाइनल माउंट एवरेस्ट की तरफ हम जाते हैं, तो मार्गदर्शन, अब तो बहुत फैसिलिटीज हो गई है, बहुत इंस्ट्रूमेंट हो गए, मौसम का अनुमान हो गया है। जब 1953 में 2 व्यक्तियों ने इस माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था तो उस समय तो संसाधन ही नहीं थे, कई लोग जाके वहीं रास्ते में मर जाते थे, क्योंकि एक तो इतनी ठंड होती थी, फिर बर्फ के स्खलन का खतरा रहता था, और साथ ही साथ ऑक्सीजन इतनी कम होती थी कि घबराहट में ऑक्सीजन सिलेंडर वो यूज कर लेते थे, ऑक्सीजन खत्म हो जाती थी और नीचे आने से पहले उनकी मृत्यु रास्ते में हो जाती थी। कई आप देखो बीच बीच में आता रहता है, डिस्कवरी चैनल पे भी कई प्रोग्राम चलते हैं कि जो पर्वतारोही हैं उनके शव आज भी कई वर्षों बाद उसी बर्फ में दबे हुए मिल रहे हैं। तो वो चीजें भी आपको यहां पर क्या रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। तो शेरपा समुदाय हो गया। अच्छा, इस पे जो प्रथम चढ़े थे, इस पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, मैं लिख देता हूं यहां, तो इतना आपको क्या रखना है, एक बार ध्यान रखना है, ये क्या माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर आगे चलेंगे तो माउंट एवरेस्ट पर फतेह का देखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर जब फतेह के बारे में देखेंगे तो इस पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, एक तो माने जाते हैं आपका तेंजिंग नोर्गे, ये मेन व्यक्ति हैं तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति माने जाते हैं एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी माने जाते हैं, ये दोनों फतेह किया थे उन्होंने माउंट एवरेस्ट, और कब किया था, 1953 में। ये जब गए थे, इस समय इनका भी जो मार्गदर्शन करने वाला समुदाय था वो शेरपा समुदाय माना जाता है। और कब गए थे, ये 1953 में यहां पर गए थे, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी क्लियर। अब आपको ध्यान रखनी है कि प्रथम महिला पूछी जाए, माउंट एवरेस्ट पे फतेह करने वाली प्रथम महिला पूछी जाए तो ये हो गई जुंको ताबई। ये जो महिला हो गई ये कौन सी हो गई, जुंको ताबई। जुंको ताबई 1975, और जुंको ताबई की कुछ सालों पहले अभी मृत्यु हुई थी, तब चर्चा में रहा था जापान की, क्योंकि जापान ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्ध व्यक्ति पाए जाते हैं। वे सबसे ज्यादा, अगर वृद्ध व्यक्तियों वाला देश पूछा जाए तो सबसे ज्यादा वृद्ध व्यक्तियों वाला देश कौन सा माना जाता है, जापान माना जाता है। तो यहाँ की ज्यादातर जो आबादी है वो क्या है, वृद्ध है, वो बूढ़ी आबादी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उस समय जुंको ताबई का भी 7-8 वर्ष पहले निधन हुआ था, तो तब ये पूछा गया था भाई जुंको ताबई से कि दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा कहाँ है, मतलब लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है
यानी जो लोग जीते हैं सबसे ज्यादा वो कहां पर जीते हैं, जो जापान में 87 से 89 ईयर्स आई थी, क्योंकि इतना अनुशासित जीवन होता है कि उनकी एवरेज एज अपने साथ ही बढ़ जाती है अपने आप ऑटोमेटिक। इसलिए ये माना जाता है वहां पर कि वहां पर हर 5 में से 1 या 2 व्यक्ति 100 के क्रॉस माने जाते हैं। इसलिए दुनिया का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे वृद्ध व्यक्ति का होता है वो मैक्सिमम केस में किसके नाम रहता है, जापान के नाम रहता है। ठीक है, तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है जुंको ताबेई, और जुंको ताबेई का जो संबंध माना जाता है ये कहां से माना जाता है, जापान से माना जाता है। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, तो एक तो ये चीजें आप थोड़ा सा आपको ध्यान इसमें रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे, जब आगे चलेंगे हम तो दूसरी बात, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय मानी जाती है, तो जो प्रथम भारतीय मानी जाएगी ये मानी जाएगी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इन्होंने फतेह किया था, अभी पेपर में इनके बारे में आया भी था 2-3 दिन पहले। तो बछेंद्री पाल 1984 में इन्होंने इसको फतेह किया था। ठीक है, अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले जो व्यक्ति माने जाते हैं ये माने जाते हैं रीता कामी शेरपा। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, मतलब सबसे ज्यादा चढ़ने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रीता कामी शेरपा। इन्होंने खुद के ही रिकॉर्ड कई बार तोड़े हैं, और पिछली बार जब ये चढ़े थे इस पर, तो कब चढ़े थे? जो रीता कामी शेरपा चढ़े थे ये 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। तो दुनिया में इतनी बार माउंट एवरेस्ट पर कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ा है, तो इनके नाम क्या है, रिकॉर्ड है। और बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले व्यक्ति हैं फू दोरजी। और इन सभी का संबंध कहां से माना जाता है? नेपाल से माना जाता है। देखो, ये तो विदेशी थे, ये तो दुनिया में पहली बार चढ़ने वाले, इनका नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड से संबंध माना जाता है। फिर प्रथम महिला जुंको ताबेई, इनका जापान से माना जाता है। प्रथम भारतीय या भारतीय महिला भी कह सकते हो, ये कौन थी? बछेंद्री पाल थी। सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे? रीता कामी शेरपा थे, और 24 बार चढ़ चुके हैं। और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन माने जाते हैं? ये फू दोरजी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? फू दोरजी माने जाते हैं। तो इस तरह आपको जो चीजें हैं उनको अच्छे तरह से क्या रखना है, याद रखने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों आज मैं अभी इतना ही बताऊंगा आपको। इसके बाद वाला जो टॉपिक है हिमालय का वर्गीकरण, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अलग अलग दर्रे हैं, दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताने हैं। तो वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए इसको देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।